नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वो टॉपिक लेकर के आया हूं जो यूजीसी नेट और भूगोल एमए भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट में इसमें से एक या दो सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप उम्मीद है कि बड़ा कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखेंगे और अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर रखेंगे, क्योंकि कॉपी पेन होगा तो जो मैं चीज बताऊंगा आप उसको नोट डाउन कर सकेंगे। और साथ के साथ जैसे ही मौका मिले आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये आपके काम आएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक अपना है केंद्र स्थल सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्र स्थल सिद्धांत। देखिए, केंद्र स्थल शब्द जो दिया था वो मार्क जेफरसन ने दिया था 1931 ईस्वी में। जैसा कि मैंने पीछे लिख भी रखा है कि मार्क जेफरसन ने 1931 ईस्वी में दिया था। क्या होता है केंद्र स्थल? केंद्र स्थल से हमारा अभिप्राय ये है कि वह स्थान जो अपने निम्न क्षेत्र में जितने भी सेवा क्षेत्र है उनकी सेवा प्रदान करता हो। सेवा प्रदान करने का सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि उनको सुविधा मुहैया करवाता हो। मतलब खुद एक बाजार बनता है और उस बाजार से उन निम्न क्षेत्रों को सप्लाई होती है, और निम्न क्षेत्रों में जो कच्चा माल होता है वो वहां पर अपना खपा सकते हैं। कच्चा माल मतलब कच्चे माल की आपूर्ति वो निम्न क्षेत्रों से कर लेता है। कौन? वो केंद्रीय स्थल। तो ये इसका अर्थ लेते हुए क्रिस्टालर ने केंद्र स्थल सिद्धांत दिया है। केंद्र स्थल सिद्धांत किसका है? क्रिस्टालर का है। ये अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना कि शब्द जेफरसन का है और सिद्धांत क्रिस्टालर का है। देखिए, केंद्र स्थल सिद्धांत पर दो व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं। एक तो अगस्ट लास हुआ और एक क्रिस्टालर हुआ। क्रिस्टालर और अगस्ट लास में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो क्या है कि क्रिस्टालर ने जो कै मूल्य माना है। कै मूल्य क्या होता है कि जो मुख्य सेवा केंद्र होता है, जो अपने निम्न सेवा केंद्रों की सेवा करता है, उनके लिए वो कै मूल्य निर्धारित करता है। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको। कै मूल्य निर्धारित करता है, वो कै मूल्य क्रिस्टालर के अनुसार स्थिर रहता है। मतलब एक बार जो निर्धारित कर दिया वो हमेशा स्थिर रहेगा, लेकिन अगस्ट लास के अनुसार वो कै मूल्य परिवर्तनशील होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ यही आपको हो सकता है पेपर में देखने को मिल जाए, तो आप इस पर कंसंट्रेट रहना कि क्रिस्टालर का जो कै मूल्य है वो स्थिर होता है और अगस्ट लास का जो कै मूल्य है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। देखिए, क्रिस्टालर ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो दक्षिणी जर्मनी के जो क्षेत्र थे उनको सेवा केंद्रों को ध्यान में रखते हुए अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और क्या था दक्षिणी जर्मनी में? क्योंकि क्रिस्टालर खुद भी क्या था? जर्मन था। तो जर्मन में क्या था उस समय कि दक्षिणी जर्मनी का जो औसत घनत्व था वो 2700 व्यक्ति था। 2700 व्यक्ति एक क्षेत्र का औसत घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो उसी को उसने सबसे कम एरिया की जनसंख्या मानते हुए यहाँ से सिद्धांत अपना स्टार्ट किया था। कहाँ से? दक्षिणी जर्मनी से। और वहीं से उसने क्या निर्धारित किया कि जो निम्न सेवा केंद्र होगा वो अपने से उच्च सेवा केंद्र तक यदि हम उसकी दूरी देखेंगे तो वो दूरी हमेशा √3, मतलब यदि निम्न सेवा केंद्र का एरिया यदि 7 किलोमीटर का है तो उससे उच्च सेवा केंद्र का एरिया हमेशा √3 इससे गुना करेंगे तो ये उससे उच्च सेवा केंद्र बनेगा, जो कि लगभग कितना आता है? 12 किलोमीटर आता है। 12 किलोमीटर आता है। तो यहां से क्रिस्टालर ने क्या किया है? अपने सिद्धांत की शुरुआत की है। कहां से? इस कैलकुलेशन से। मतलब क्या कहता है कि निम्न सेवा केंद्र से यदि उच्च सेवा केंद्र में जाते हैं
तो उस क्षेत्र का एरिया 7 से बढ़ करके 12 हो जाएगा। यदि इससे ऊपर जाएंगे तो इसको √3 से करेंगे तो नियर अबाउट ये कितना आ जाएगा, 21 किलोमीटर। तो एक तो ये हुआ कि क्षेत्र जो होता है वो √3 के अनुपात में बढ़ता चला जाता है, और एक उसका सेवा क्षेत्र और जनसंख्या होती है, सेवा क्षेत्र और जनसंख्या कुल का, वो उसके 3 गुना बढ़ता है। ये सारी बात कैसे होती है, क्यों होती है, मैं भी चर्चा करूंगा, आपको ये सब कुछ इस सारणी में बताऊंगा। लेकिन क्रिस्टलर की एक बात और ध्यान में रखना कि क्रिस्टलर ने जो अपना क्षेत्र माना है वो वृत्ताकार ना मान करके षटकोणीय माना है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम, जैसे जैसे सेवा के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं उसका कैसा प्रतिरूप बताया क्रिस्टलर ने। क्रिस्टलर ने जो शब्दावली इस्तेमाल की है उनका अर्थ क्या है, वो जर्मन भाषा में सारी की सारी शब्दावली का इस्तेमाल करता है। वो सारी की सारी शब्दावली है क्या, कैसे है, कौन सा सेवा केंद्र बनता है, चलो देखते हैं। पहला देखें, क्रिस्टलर ने सबसे पहले निम्न स्तर पर बाजार केंद्र बताया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि सबसे छोटी जो उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, जो उसकी पहुंच होती है, जैसे मैं मान लूं एक सेवा केंद्र है तो वो अपने 7 किलोमीटर का एरिया जितना भी होता है वहां तक वो सेवा प्रदान करता है। सेवा प्रदान करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वहां वो क्षेत्र उस 7 किलोमीटर के एरिया के लिए बाजार होगा, ये उसका सेवा केंद्र है। क्लियर है? तो वो 7 किलोमीटर के एरिया तक अपनी सेवा प्रदान करता है, और उसने बताया कि उस क्षेत्र की, उस केंद्र की, देखिए केंद्र की जनसंख्या और पूरे क्षेत्र की जनसंख्या अलग अलग बताएगा। ये कहता है कि जो केंद्र है उसकी जनसंख्या तो 1000 की है, और सेवा का क्षेत्रफल, देखिए ये तो उसकी दूरी बता दी, और इस दूरी के आधार पर इसने क्या बता दिया, उसका क्षेत्रफल बता दिया। किसका? उस पूरे सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्लियर है? जैसे हम कह दें कि वृत्ताकार रूप में ये 749 होता है, क्योंकि ये वृत्ताकार तो है नहीं, षटकोणीय है, तो इसने इसका क्षेत्र कितना लिया है, ये 45 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लिया है। अब यहाँ ध्यान रखना कि केंद्र की जनसंख्या कितनी बताई थी, 1000, और उस पूरे सेवा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी बताई है, ये 2700। यदि ये पहली टेबल आपको याद हो जाती है तो इसका मतलब आगामी टेबल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी वो मैं बताऊंगा अभी। इसने m अर्थ लिया है, किसका? बाजार केंद्र का m अर्थ लिया है, और m अर्थ का मतलब मार्केट होता है। मार्केट मतलब यह निम्न स्तर का केंद्रीय कार्य कौन करेगा? बाजार केंद्र। यही सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न क्षेत्र का केंद्रीय कार्य करने वाला क्रिस्टलर द्वारा प्रस्तावित केंद्र कौन सा है, तो बाजार केंद्र है। ध्यान में रखना, ये बाजार केंद्र। क्लियर है? अब देखना इसके आगे ये सेवा केंद्र कैसे बनते हैं, ये ध्यान रखना। बाजार केंद्र से आगामी ये टाउनशिप आएगा, और टाउनशिप आते ही यहाँ ध्यान रखना आप कि जो भी आगामी उच्च स्तर का केंद्र आएगा वो अपने निम्न स्तर के 3 केंद्रों की सेवा करेगा। जैसे एक टाउनशिप है तो इसके इर्द गिर्द बाजार केंद्र 3 होंगे, मतलब 3 बाजार केंद्रों की सेवा करने वाला कौन होगा? एक टाउनशिप होगा। और टाउनशिप को ए नाम लिखा है, ए नाम लिखा, और ए नाम का अर्थ क्या होता है? एम्प्ट सॉर्ट। एम्प्ट सॉर्ट, एम्प्ट सॉर्ट, सॉर्ट, एम्प्ट सॉर्ट, ये याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि ए मतलब टाउनशिप को ए सिंबल दिया है तो ए का अर्थ क्या है? एम्प्ट सॉर्ट है। अब ध्यान रखना जो मैंने बताया था कि √3 के अनुपात में ये दूरी बढ़ेगी, तो 7 को √3 से गुणा किया तो कितना गया? 12। अब इसका जो केंद्र की जनसंख्या है वो लगभग 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी।
तो ये केंद्र की जनसंख्या 1000 से बढ़ करके 2000 हो गई है। और यहाँ पर 3 का 3 गुना बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा, चाहे सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल हो, चाहे सेवा क्षेत्र की जनसंख्या हो, वो 3 गुनी होगी हमेशा ही। कैसे? 45 का 3 गुना कितना हुआ? 135। 2700 का 3 गुना कितना हुआ? 8100। तो उस सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? 135 वर्ग किलोमीटर। और उस सेवा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो गई? 8100। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं काउंटी सीट। काउंटी सीट को इसने के सिंबल दिया, और के सिंबल का अर्थ क्या है? क्रिस्ट डेट। क्रिस्ट डेट, ये क्रिस्ट डेट, क्रिस्ट डेट ये नाम है इसका। तो ये काउंटी सीट है। इसका यदि हम रूट 3 से गुणा करेंगे 12 को तो 21 आ जाएगा लगभग। और इसके केंद्र की जनसंख्या मैंने बताया था कि पिछले से 2 गुनी हो जाएगी, तो 2000 से क्या हो गई? 4000 हो गई है। और यहाँ पर राउंड फिगर में काम कर रहा है ये सारा का सारा। 135 को यदि हम 3 गुना करेंगे तो लगभग 400। इसने राउंड फिगर का यहाँ पर ले लिया है, राउंड फिगर, क्योंकि 13 तिया 13 दूना 26, 13 तिया 39, लगभग 405। तो ये 400 का आंकड़ा इसने ले लिया है। और यहाँ पर भी राउंड फिगर कर दिया इसने, 8 तिया 24, लगभग 24000। तो सेवा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी? 24000। और सेवा क्षेत्र कितना? 400 वर्ग किलोमीटर। अब ये राउंड फिगर में आगे की तरफ चलेगा। फिर चौथा जो इसने बताया कि 3 काउंटी सीट की सेवा करने वाला कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट सिटी। डिस्ट्रिक्ट सिटी, डिस्ट्रिक्ट सिटी को इसने नाम क्या दिया है? बीजाक, बीजक, बीजक नाम दिया है। किसको? डिस्ट्रिक्ट सिटी को। ये आंकड़ा कितना हुआ? 36, मतलब रूट 3 से गुणा करेंगे तो 36। और इसका राउंड फिगर में 10,000 कर दिया इसने। क्या? केंद्र की जनसंख्या। ये क्रिस्टलर द्वारा प्रस्तावित टेबल है जो क्रिस्टलर ने बताई थी। और सेवा क्षेत्र कितना बढ़ा दिया इसका? 3 गुना, कितना हुआ? 1200। और सेवा क्षेत्र की जनसंख्या इसकी लगभग 3 गुना, 24 या 72। तो राउंड फिगर में कितना? 75,000। क्लियर है? इसके बाद में छोटा राज्य राजधानी क्षेत्र, इसको जी, जी से नाम दिया है। जी का मतलब गौ स्टेट होता है, गौ स्टेट, गौ स्टेट या गौ। ये गौ स्टेट जो नाम है ये फ्रांस से लिया गया है। और गौ जो शब्द है ये जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से। तो गौ स्टेट और गौ ये दोनों याद रखना। ये किसके लिए है? ये छोटा राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए है। और इसको रूट 3 से गुणा किया तो लगभग 62 आ जाएगा। और इससे 3 गुनी यहाँ पर ये जनसंख्या बता रहा है। और यहाँ पर इससे 3 गुना क्या बता रहा है? क्षेत्र बता रहा है। और इससे 3 गुनी यहाँ पर जनसंख्या बता रहा है। क्लियर है? इसके बाद में प्रांतीय प्रधान नगर, प्रांतीय प्रधान नगर की बात आती है। तो प्रांतीय प्रधान नगर को इसने किस सिंबल से बताया है? प्रोविंस स्टेट से, पी से बता रही है, पी से, प्रोविंस स्टेट, प्रोविंस स्टेट से, प्रोविंस स्टेट। तो इसको इसने दूरी कितनी बताई है? एक क्षेत्र की ये 108 किलोमीटर। और केंद्र की जनसंख्या कितनी बताई है? 1 लाख। ये याद रखना, प्रोविंस स्टेट शब्द दे करके आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रोविंस स्टेट क्या होता है क्रिस्टलर के अनुसार, तो आप जवाब क्या देंगे? 1 लाखी केंद्र वाला एरिया, 1 लाख की जनसंख्या केंद्र वाला एरिया क्या कहलाता है? प्रोविंस स्टेट कहलाता है। और इसका सेवा क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना हुआ? ये 10,800 वर्ग किलोमीटर हुआ। और सेवा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हुई? 6,75,000 इसकी जनसंख्या हो जाएगी। ये तो सेवा क्षेत्र की जनसंख्या, केंद्र की जनसंख्या कितनी होगी? 1 लाख होगी। क्लियर है?
और लास्ट जो इसने बताया है प्रादेशिक राजधानी के रूप में, प्रादेशिक राजधानी को इसने लैंड स्टेट कहा है। लैंड स्टेट, लैंड स्टेट का जो केंद्र का एरिया होता है वो 162 किलोमीटर का होता है, और केंद्र की जो जनसंख्या है वो कितनी, 5 लाख व्यक्ति। अब यहां भी पूछा जाता है कि इसने बोल दिया लैंड स्टेट, लैंड स्टेट क्रिस्टालर के अनुसार जनसंख्या वाला केंद्र है। आपको ऑप्शन देते 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो आप क्या करेंगे, 5 लाख जनसंख्या वाला केंद्र है, और जिसमें सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32,400 वर्ग किलोमीटर, 32,400 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया कवर करेगा। कौन सा, वो केंद्र। अब इसके सेवा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो ये है 20,25,000, 20,25,000 इस सेवा क्षेत्र की जनसंख्या हो जाएगी। इसके बाद हम इस सारे टेबल को एक पिरामिड के रूप में स्थित करके देखते हैं कि पिरामिड के आधार पर ये सेवा क्षेत्र कैसे बनती है। पिरामिड के आधार पर देखें तो हम देखेंगे सबसे नीचे जो आधार पर है वो मार्केट है, और सबसे ऊपर यदि देखेंगे तो वो कौन सा है, लैंड स्टेट, जो मैंने बताया था, लैंड स्टेट जो 5 लाख की जनसंख्या वाला नगर कहलाता है। अब मार्केट से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ज्यादा क्षेत्र वाला केंद्र जो होगा, ज्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र, वो ऊपर ही ऊपर आएगा, क्योंकि पूरे यदि राज्य स्तर पर देखें तो ऐसा केंद्र सिर्फ एक ही होता है। और ऐसे मार्केट आपको कितने मिल सकते हैं, हजारों की तादाद में मिल सकते हैं। तो जब हजारों की तादाद में मिलते हैं वो हम केंद्र आधार में रखते हैं, और शीर्ष पर क्या रखेंगे, जिनकी संख्या बहुत कम हो। अब इनकी संख्या के आधार पर हमने इसको पिरामिड के आधार पर सेट कर दिया है। देखिए मार्केट जो होता है वो क्या होता है, निम्न स्तर का केंद्रीय कार्य करता है। जो निम्न स्तर का केंद्रीय कार्य करे वो मार्केट है, यही सवाल बन जाता है। दूसरा कि निम्न स्तर का प्रशासकीय जो केंद्र बनता है वो ए सिंबल से हो जाएगा। फिर केंद्र की राजधानी के से हो जाएगा। आर्थिक महत्व जिसका अधिक हो वो बी से हो जाएगा, जैसे मैंने बिजार की बताया भी था। गौ स्टेट और गौ स्टेट का अर्थ मैंने फ्रांस से बताया था, फ्रांस का छोटा प्रांत गौ स्टेट कहलाता है, और जर्मनी की पुरानी सामाजिक इकाई गौ कहलाती है। जो इससे ऊपर, मतलब पिरामिड का ये स्वरूप आपके ध्यान में रहना चाहिए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, कि क्रिस्टालर ने ये कहा था कि जो निम्न श्रेणी का केंद्र होता है, मान लो बाजार है, ये बाजार है, तो निम्न श्रेणी का जो केंद्र है ये अपने उच्च श्रेणी के 3 केंद्रों के बीच में स्थित होगा। ये जो निम्न श्रेणी का केंद्र है ये अपने से उच्च श्रेणी के जो केंद्र है उन 3 केंद्रों के बीच में एक स्थित होगा। क्लियर है? कैसे मैं भी बताता हूं, ये बाजार सिद्धांत भी बताता है। क्लियर है? इसको बताने के लिए क्रिस्टालर ने कै मूल्य निर्धारित किया था। कै मूल्य होता क्या है उसको ध्यान से सुनना। कै मूल्य क्या चीज है कि जो निम्न श्रेणी का केंद्र है उससे उच्च श्रेणी के केंद्र द्वारा, निम्न श्रेणी के जो केंद्र है उसको उच्च श्रेणी के केंद्र द्वारा इस निम्न श्रेणी के केंद्र में जितनी बस्तियां स्थित है, निम्न श्रेणी के केंद्र में स्थित जितनी भी बस्तियां हैं उन बस्तियों की सेवा करना, ये क्या कहलाता है? कै मूल्य। जैसे मैंने ये लिखा कि ये ए है, ये क्षेत्र मैंने लिखा है, ये 3 सेवा केंद्र कौन से? मार्केट के बीच में स्थित होगा, मार्केट के बीच में स्थित होगा। अब इन तीनों मार्केट में कितनी बस्तियां हैं, इन बस्तियों की ये जो ए सेवा करता है वो क्या कहलाता है? वो कै मूल्य कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? बाजार सिद्धांत भी कहलाता है।
इसका नाम क्या है? बाजार सिद्धांत भी। इसको इसने षटकोणीय प्रतिरूप में भी समझाया है। कैसे? देखिए मैंने ये एक षटकोण बनाया, ये वाला षटकोण बनाया और ये कहता है कि जो निम्न सेवा केंद्र होता है वो उच्च श्रेणी के 3 सेवा केंद्रों के बीच में स्थित रहता है। तो बीच में कैसे? अब इसके नजदीक, जैसे मैंने इस सेवा केंद्र को यहाँ बना दिया और इसके चारों ओर जो ये सेवा केंद्र है, अब ये ध्यान रखना मैंने इन सभी केंद्रों को आपस में मिलाया। पहले ये देख लें, ऐसा बना है। अब इन सेवा केंद्रों को ऐसे बनाया है, इस प्रकार से मैंने इन सेवा केंद्रों को मिला दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रतिरूप बना है ये भी षटकोणीय है। और यदि हम ये मार्केट माने तो मैं इसको कोई x, इसको y, इसको z, इसको a स्मॉल, इसको स्मॉल b और इसको स्मॉल c, ये षटकोण बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनना कि ये वाला जो केंद्र का षटकोण है इसकी x द्वारा जो सेवा की गई है, ये x इसका 1/3 हिस्सा इसकी सेवा के अंतर्गत आता है, y का 1/3 हिस्सा सेवा केंद्र के अंतर्गत आता है, इसका z का 1/3, a का 1/3, b का 1/3 और c का 1/3। मतलब 1/3 टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 1/3 टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। और यदि हम इस इक्वेशन को हल करते हैं तो उत्तर कितना आता है? 2। तो ये इसके जो भाग थे x y z a b c के, इन सब के मिला करके 2 तो पूर्ण षटकोण ये बन गए और एक बीच का षटकोण है ही पूरा, एक बीच का षटकोण पूरा है ही। तो इसका कै मूल्य कितना आया? 3। तो ये 3 कै मूल्य क्या बताता है? ये बाजार सिद्धांत को बताएगा, बाजार सिद्धांत को। इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि क्रिस्टल के मिलान करने पर आता है कि बाजार सिद्धांत का मिलान कराओ और कै मूल्य आपको बता दिया जाएगा 3 आता है। आप कौन सा बताएंगे? बाजार सिद्धांत। इसके अलावा यह भी दिया जा सकता है कि 3, 9, 27, 81, 243, ये आपको एक इक्वेशन दे दी, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन कौन सा सिद्धांत बता रही है। तो आप देखें ये 3 के गुणा में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन कौन सा सिद्धांत बता रही है? बाजार सिद्धांत बता रही है। कौन सा है? बाजार सिद्धांत बता रही है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम यातायात सिद्धांत की। अब यातायात नियम में देखिए मैंने ये केंद्र स्थान बना दिया और इसके निकटवर्ती ये 6 षटकोणीय केंद्र और बनाए हैं। मैं इनके केंद्र की कल्पना कर लेता हूं। सबसे पहले इनके केंद्र की कल्पना कर लेता हूं। ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है। यदि मैं इसको यहां से मिलाऊं तो ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है, इसका ये केंद्र। मतलब मैंने जो इसके चारों ओर 6 षटकोणीय केंद्र हैं इनको मिला दिया। इनको केंद्र को मैंने यहां पर ऐसे मिला दिया। अब देखें ये वाला हिस्सा, इसके निकटवर्ती हिस्सा यातायात एक्सेसिबिलिटी के अनुसार इसका आधा हिस्सा माना जाता है। इसका आधा हिस्सा यातायात एक्सेसिबिलिटी के अनुसार इसके अंतर्गत माना जाएगा। अब देखिए मैंने यहां से यहां कवर किया है। दूसरा इसके निकटवर्ती क्षेत्र ये वाला हिस्सा है, यहां से यहां तक। मैं इसको ये सिंबल भी दिए जा रहा हूं, थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा, ये वाले सिंबल दे रहा हूं। और यदि इसकी बात करें, ये वाला हिस्सा यहां से ये वाला हिस्सा, तो इसके ये जो भाग है ये इसको स्पर्श करेंगे, ये वाले भाग इसको स्पर्श करेंगे।
यदि यहाँ की बात करें तो इसके ये वाले हिस्से स्पर्श करेंगे, मतलब प्रत्येक षटकोण का कितना भाग आ रहा है, आधा भाग आ रहा है जो इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। यदि इसकी बात करें तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर इसको स्पर्श कर देगा, ये वाला हिस्सा, और यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा इसको स्पर्श कर देगा। अब आप लास्ट में ये देख पा रहे होंगे कि इस षटकोण के चारों ओर ये वाला हिस्सा जो इसके यातायात एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच में है, वो भाग भी कैसा बना है, षटकोणीय बना है, और प्रत्येक निकटवर्ती षटकोण का कितना हिस्सा कवर कर रहा है, 1/2 भाग कवर कर रहा है, 1/2 भाग कवर कर रहा है। क्लियर है? तो 1/2 भाग प्रत्येक षटकोण का कर रहा है, और षटकोण है कितने, 6 षटकोण है, 6 षटकोण के कितने हिस्से, 1/2 भाग 1 का यदि कवर कर रहा है तो इसका मूल्य कितना आया, 3, लेकिन बीच में एक पूरा षटकोण भी है तो इसका भी मूल्य है, तो ये टोटल कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो ये इसका क्या मूल्य निर्धारित कर दिया किसने, क्रिस्टलर ने। यातायात नियम का क्या मूल्य कितना होता है, 4 होता है। यातायात नियम का क्या मूल्य कितना होगा, 4 होगा। यदि हम इक्वेशन में देखेंगे तो ये कैसे चलेगा, 4 फिर 16 फिर 64, इस मूल्य में ये चलेगा, तो इसकी जो ज्यामितीय श्रेणी बनेगी, ज्यामितीय श्रेणी कहते हैं इसको, ज्यामितीय श्रेणी बनेगी वो इस क्रम में बनेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसके अंतिम जो कै मूल्य है वो कौन सा है, प्रशासकीय कै मूल्य, प्रशासकीय कै मूल्य। अब प्रशासकीय कै मूल्य में क्या करते हैं, प्रशासकीय कै मूल्य में इन जितने भी चारों तरफ षटकोण हैं, जितने भी षटकोण हैं, ये सारे के सारे प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या होंगे, इस मध्यवर्ती भाग के हिस्से होंगे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से मध्यवर्ती भाग के हिस्से होंगे। मतलब ये इसकी प्रशासनिक नियम के आधार पर एक्सेसिबिलिटी कहां तक, पूरी की पूरी इस षटकोण तक होगी, निकटवर्ती षटकोण तक। इसका मतलब ये पूरा हिस्सा, जो ये पूरा हिस्सा है, पूरे षटकोण है, ये इसके अभिन्न अंग होंगे। तो मतलब कितने षटकोण है, 6, और प्रत्येक का एक हिस्सा, मतलब कितने हो गए, 6, और एक बीच वाला षटकोण है ही, एक बीच वाला षटकोण है ही, तो वो एक षटकोण इसमें प्लस कर दिया तो टोटल कितने आ गए, 7। तो ये क्या बनता है, ये इसका प्रशासनिक नियम बनता है, प्रशासनिक नियम बनता है, प्रशासनिक नियम। क्लियर है? तो ये था क्रिस्टलर का केंद्र स्थल का सिद्धांत। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी मैं इससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं वो सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना। क्रिस्टलर के केंद्र स्थल सिद्धांत से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं जो मेरे दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो प्रश्न क्या है, उनकी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। चलो, पहला सवाल ये है कि केंद्र स्थल शब्द किसका है। यदि आपको भी पता है तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं। केंद्र स्थल शब्द किसका है, तो मैंने बताया था कि ये मार्क जेफरसन का है, जेफरसन का, मार्क जेफरसन का है। दूसरा कि नगर समय नहीं बनते बल्कि वह देहात क्षेत्र के लिए कार्य करता है, ये कथन किसका है। नगर समय नहीं बनता जबकि वह देहात क्षेत्र के लिए कार्य करता है, यह कथन किसका है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये भी कथन मार्क जेफरसन का ही है, ये भी शब्द मार्क जेफरसन का ही है। तीसरा सवाल कि केंद्रीय बस्तियां किस रूप में कार्य करती है, तो ये ध्यान में रखना, ये बिंदुओं के वितरण के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय बस्तियां बिंदुओं के वितरण के रूप में कार्य करती है।
चौथा सवाल कि नगर का अपने समीपवर्ती प्रदेश से संबंधों का कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देख सकते हैं इसको, उस जो मैंने बताया था सिद्धांत उसमें अप्लाई करके देखें कि समीपवर्ती प्रदेशों के संबंधों का मतलब समीपवर्ती जो प्रदेश है उनका कोई छोटा सा एरिया ये कवर करता हो, मतलब वहां तक ये सेवा प्रदान करता हो और छोटे से छोटे एरिया तक सेवा प्रदान करता है, वो K3 सिद्धांत होता है। K3 सिद्धांत कौन सा? बाजार सिद्धांत। बाजार सिद्धांत। पांचवा सवाल, जो सिद्धांत केंद्रीय स्थानों का वितरण मुख्य मार्गों के सहारे बताता है। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इसमें, इसी प्रश्न में ये उत्तर पड़ा है। देखिए ध्यान दें, मुख्य मार्ग, मार्ग कह दिया तो यातायात नियम, तो ये K4 को बता रहा है, K4 को बता रहा है और ये कौन सा नियम है? यातायात नियम है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक षटकोणीय व्यवस्था में केंद्र स्थित केंद्रीय स्थान कम से कम कितनी बस्तियों की सेवा करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 बस्तियों की, 6 बस्तियों की सेवा करता है। क्लियर है? सातवां, षटकोणों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उनको मार्ग संगम कहा जाता है। बड़ा इजी सा सवाल है ये। नेक्स्ट, ये बहुत ही बार आ गया ये सवाल, जो नेक्स्ट सवाल 8वां पूछ रहा हूं कि मैंने सूची 1 और सूची 2 बनाई है। सूची 1 में नियम बताए हैं और सूची 2 में कै मूल्य बताए हैं, तो आपको मिलान करने हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूं सवाल कि आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर देंगे। कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर देंगे, यातायात नियम लिख करके उसके सामने कै मूल्य क्या आना चाहिए, बाजार नियम लिख करके सामने कै मूल्य क्या आना चाहिए और प्रशासनिक नियम लिख करके सामने कै मूल्य क्या आना चाहिए। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो मैं कहता हूं कि इसको बहुत लोगों तक पहुंचाइए। जो इस लॉकडाउन के दौर में क्लासरूम तक नहीं पहुंच रहे हैं वो मेरे क्लासरूम तक पहुंचे। मैं ऑनलाइन उनको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं और इसमें से नेट के सवाल 100% मिलेंगे आपको, एक ना एक सवाल जरूर मिलेगा।